नमस्कार साथियों, मैं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद फेसबुक पेज जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना अपने इसी समय फेसबुक पे लाइव आते हैं और आज भी 9 बजे आपके साथ लाइव हैं। आज के मंडी भाव क्या कुछ रहे हैं, आने वाले समय में क्या कुछ रहने की संभावना है, उसी विषय को लेकर अपनी चर्चा रोज़ाना करते हैं और आज भी उसी विषय को लेकर ही अपनी चर्चा करेंगे। साथियों, गेहूं को लेके कुछ दिन पहले हमने अपडेट दी थी, आपको यूट्यूब पे वीडियो डाली थी कि भैया गेहूं में जो तेज़ी के जो चांसेस हैं वो मेरे विचार से अब नहीं है। और अगर गेहूं के आटे पे निर्यात पे भी अगर पाबंदी लग जाती है, देखो गेहूं पे तो पहले लग चुकी थी, एक लिमिट के दायरे में थी, और अगर आटे के निर्यात पे भी पाबंदी लग जाती है तो फिर गेहूं के चांसेस बढ़ने के बिल्कुल भी नहीं है। और हुआ भी यही है, सारे साथियों को पता है। फेसबुक पेज पे हमने पोस्ट भी डाली है और उस पोस्ट के माध्यम से बताया भी है कि भैया अब वर्तमान समय में जो गेहूं के एक्सपोर्ट होने के बाद जो व्यापारी गेहूं का आटा पीस के बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, उन पे पाबंदी लगाने का जो प्रक्रिया है वो चालू हो चुकी है। न्यूज़पेपर में भी आई है, उसी की कटिंग मैंने आपके साथ फेसबुक पेज पे शेयर की है। अब क्या है कि जो न्यूज़पेपर में आई है वो आपने अगर पढ़ ली है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ी है तो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। जिसमें बहुत बड़ी मात्रा में, मतलब क्या है, इस बार आटे का जो है एक्सपोर्ट हुआ है। अब देखो, उन्होंने भी तो गेहूं लेके आटा ही पिसाना है। गेहूं पे पाबंदी लग गई तो फिर क्या है कि यहाँ वाले व्यापारियों ने आटा बना के गेहूं को बेच दिया। अब गेहूं तो बेच नहीं सकते, कैंट सेंटर सरकार की जो योजना थी उसके तहत यही माल था कि भैया आप नहीं बेच सकते। व्यापारियों ने कहा भाई चलो ठीक है। उन्होंने धीरे धीरे अपना जो सिस्टम है वो चेंज किया और चेंज करने के बाद एक दूसरी आटे वाली व्यवस्था बनाई। लेकिन सेंटर सरकार को लगा यार फिर अपना तो मतलब नहीं हुआ, भाई कान अपने इस हाथ से पकड़े, इस हाथ से पकड़े, फ़र्क क्या पड़ा। सेंटर सरकार को जो बेनिफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो सेंटर सरकार ने उसका तोड़ निकाला और तोड़ यही है कि भैया अब आटे पे भी रोक लगा दो। लेकिन क्या है कि हर चीज़ पे यूँ रोक लगाना भी संभव नहीं है, मुश्किल हो जाता है। तो ये जो मेरे पास न्यूज़पेपर की ये जो कटिंग है, मैंने ये फेसबुक पेज पे डाली है, आप भाई देख सकते हो, मेरे फेसबुक पेज पे डाली है। इसमें क्या कुछ लिखा है मैं आपको पढ़ के बता दूं। इसमें लिखा है गेहूं निर्यात पर पाबंदी के बाद आटा निर्यात पर नियंत्रण। हेडलाइन तो ये, चीनी की तरह आटा निर्यात के लिए भी हुआ रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। यानी कि अब आटा वही व्यक्ति बेच सकता है जो रजिस्ट्रेशन करवाएगा। रजिस्ट्रेशन की क्या शर्तें हैं इस न्यूज़पेपर में नहीं है, उसके लिए एक अलग से सर्च करना पड़ेगा जिन भाइयों को आटा बाहर बेचना है। गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद सरकार अब आटे के निर्यात को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाने जा रही है। आटा निर्यात पर बैन तो नहीं लगेगा, लेकिन अब निर्यात करने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। यानी कि आटा रुक नहीं सकता, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होगा। और आजादी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद सर आपका। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए क्या कुछ योग्यता है वो इसमें नहीं है, वो अलग बात है। सरकार का उद्देश्य है कि गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध का फायदा रातों रात पैदा हुए निर्यात तक न उठा पाए। यानी कि जो गेहूं के निर्यात का जो बंद हुई थी गेहूं एक्सपोर्ट होनी, उसका बड़े व्यापारी हैं जो रातों रात फ़ायदा उठा रहे हैं वो ना उठा सके। यानी कि जिन्होंने आगे भी, आप सुनिएगा, थोड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है आपके लिए। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में गेहूं की किल्लत के बीच भारत ने भी घरेलू उपलब्धता बनाए रखने के लिए गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगा दी थी। यानी कि रूस और यूक्रेन के युद्ध की स्थिति को देखते हुए भारत ने अपने यहाँ भाई गेहूं के आटे की कमी ना, इसलिए उसने प्रतिबंध लगाया था। हालांकि पूर्णतः प्रतिबंध नहीं था, सारे साथियों को पता है जिस समय प्रतिबंध लगा उस समय यही थी कि जिसके पास क्या कहते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है जिसने, वो गेहूं निर्यात कर सकता है, बाकी ये नहीं कर सकते। मतलब जो गेहूं का रजिस्ट्रेशन करवा रखा उन्हें निर्यात करने की छूट थी, और वो बड़े उद्योगपति थे जिनकी सेंट्रल सरकार के साथ तालमेल अच्छी बनती है। उसके बाद क्या है कि बनाए रखने के लिए निर्यात पर पाबंदी लगा दी, लेकिन आटा निर्यात को प्रतिबंध नहीं किया गया था और इससे मिलर्स की चांदी हो गई और निर्यातकों ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध का उपाय आटा निर्यात के रूप में निकाला।
मिलिंग इंडस्ट्रीज के सूत्रों के मुताबिक गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद आटा निर्यात में कई गुना बढ़ोतरी हुई। कई गुना मतलब सैकड़ों गुना में बढ़ोतरी हुई और खूब मोटा पैसा कमाया मिल वालों ने, मतलब चांदी बन गई। ये न्यूज़पेपर वाले लिखी है, मैं तो कहूँ भैया उन्होंने सोना ही कमा लिया। सुनो आगे देखो। आमतौर पर अप्रैल जून तिमाही में भारत से प्रति माह यानी कि एक महीने में 6 से 7 हज़ार टन आटे का निर्यात होता है। हर वर्ष लगभग इतना होता है। और इस महीने का आंकड़ा सुनो आप। लेकिन बैन के बाद यह आंकड़ा 1 लाख टन तक पहुंच गया, यानी कि 6 से 7 हज़ार टन, सिर्फ 6 से 7 हज़ार टन आटा एक्सपोर्ट होता था हर बार। और इस बार क्या हुआ, इस महीने 1 लाख टन आटा एक्सपोर्ट हुआ है। हालांकि कुछ मिल्स का कहना है कि आटा निर्यात पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। भाई मिल वाले तो ये कहेंगे ना उचित नहीं है, लेकिन अब आप ये सोचो, 6-7 हज़ार टन आटा जो एक्सपोर्ट होता था हर बार, वो गेहूं के निर्यात पे पाबंदी लगने के बाद मिल वालों ने दिन रात अपनी मशीनें चलाई, आटा पीसा और 1 लाख टन आटा एक्सपोर्ट कर दिया। तो अब सरकार को यूँ लगा यार मामला तो गड़बड़ हो गया, भाई हमने गेहूं के निर्यात पे पाबंदी लगाई, उसका हमें बेनिफिट नहीं मिला ना, मेन बात ये। तो अब आटे के निर्यात पे भी कंट्रोल जरूर किया जाए, क्योंकि हरियाणा में सरसों के स्टॉक को लेके क्या है कि सरकार काफ़ी एक्शन मूड में है, छापेमारी कर रही है, खूब जगह छापेमारी। चरखी दादरी में वहाँ जो व्यापारी हैं वो हड़ताल भी कर रहे हैं, आंदोलन भी कर रहे हैं कि भैया बिना मतलब हमें नाजायज़ परेशान कर रहे हो, क्योंकि छापेमारी में सरसों का स्टॉक कहीं नहीं मिला लिमिट से ज़्यादा। तो सरकार क्या चाहती है समझ से बाहर है। लेकिन वास्तविकता ये है कि वर्तमान समय में गेहूं के भाव में तेज़ी के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो एक्सपोर्ट्स बंदरगाह थे वहाँ लाखों टन गेहूं अभी भी पड़ी है। छोटे जो व्यापारी थे जिन्होंने माल खरीदा, किसी ने 5,000 क्विंटल, किसी ने 10,000 क्विंटल, किसी ने 20,000 क्विंटल, वो सारा माल वो लेके बैठे हैं कि भैया हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट उनका हो नहीं रहा। और आटा भी उनका एक्सपोर्ट हो रहा है भैया जिनकी सेटिंग है आटे वाली, जिनकी व्यवस्था है आटा पीस के एक्सपोर्ट करने की, क्योंकि इसकी लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती, आपको भी पता है आटे की लाइफ ज़्यादा लंबी नहीं होती। और इस नमी के सीज़न में फिर उसमें लटें भी पैदा हो जाती है, तो फिर उसको वैक्यूम करना, फिर उसको भेजना, तो वो एक थोड़ा कॉस्टली भी पड़ता है। लेकिन बात ये है भैया, मरता लोहा ने चीना चाबना पड़ा है, वाह बात है। जिन देशों में गेहूँ नहीं है खाने के लिए, उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो लेना ही लेना पड़ेगा। तो उनके पास ऑप्शन वो 2 ही हैं, पहला चावल और दूसरा गेहूँ का आटा। चावल वैसे ही आपको पता है भैया महंगा बहुत है, 4,000 रुपये क्विंटल है, तो जाहिर सी बात है चावल तो वो खा नहीं पाएंगे। जब उन्हें एक्सपोर्ट ही करना है तो फिर महंगी चीज़ क्यों करेंगे, फिर वो सस्ती करेंगे। तो उन्होंने गेहूं के आटा एक्सपोर्ट करने का प्लान बनाया और भारतीय लोगों ने खूब चांदी बनाई इस बार, खूब बनाई भाई। हालांकि किसान को इस चीज़ का बेनिफिट नहीं मिला, क्योंकि जिस दिन से ही गेहूं के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगी उसी दिन से गेहूं भयंकर मंदी आई, 400 से 500 रुपये तक मंदी आई। और मंदी आने के बाद आज तक वो पुनः तेजी नहीं बनी, मिल वालों ने तो कमाए न पैसे। यही स्थिति साथियों आगे सरसों में होने वाली है। सरकार स्टॉक करने नहीं देती, हमने कर लेना है, हमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि हम किसान हैं। अगर हमने आज सरसों बेच दी तो एक ही घर में 4 सदस्य हैं, चारों के नाम 4 फर्म बनी हुई है। भाई फर्म बनाने को तो कोई नहीं रोक सकता ना। मैं 1 नंबर में माल खरीद रहा हूँ, मुझे कोई रोक तो नहीं सकता ना। मैंने बनाई, मेरी मिसेस की बनाई, मम्मी की बनाई, पापा की बनाई, हमने 4 फर्म बना ली और 4 फर्मों के हिसाब से हमने जितनी लिमिट उस लिमिट्स के अनुसार हमने माल स्टॉक कर लिया। भाई मेरे एक पे तो पाबंदी है कि मैं 4 गुना नहीं कर सकता, लेकिन मैं 4 फर्म बना के तो कर सकता हूँ ना। तो सिस्टम ये हुआ, सरसों का स्टॉक इस तरह से होने लग गए, तो दिक्कत हो गई ना। अब ये क्या है कि सरसों लंबे समय तक तो अपने रख नहीं सकते किसान, क्योंकि किसान के 2 रुपये बड़ा सैकड़ा ब्याज बहुत मोटा होता है। और आज भी मैं तो ये बात कर रहा हूँ भैया, जिसके 2 रुपये सैकड़ा वाला ब्याज लग रहा है वो अपनी फसल बेच दे, क्योंकि भाव आए ना आए ब्याज पक्का लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब क्या है कि जो गेहूं एक्सपोर्ट होने के साथ साथ आटे पे नियंत्रण लग गया, उसी तरह सरकार सरसों पे पाबंदी लगाई जा रही है। तो सरसों पे छोटे मिलर्स हैं, उन्हें साल भर अपनी दुकानदारी चलाने के लिए उनके पास गेहूं होना जरूरी है। भाई साल भर ऐसे मिल कैसे चलाएंगे, क्योंकि आज से 4 महीने पहले, 3 महीने पहले जिस समय हमारी सरसों बाजार में, नई सरसों बाजार में नहीं आई थी ना, उस समय बहुत बड़ी समस्या थी। मिल वालों के यहाँ सरसों नहीं थी, तेल पीसने के लिए उनकी मिलें खाली पड़ी थी, काम नहीं था उनके पास।
तो वही स्थिति साथियों आगे भी उनको लग रहा है कि आगे हो सकती है, इसलिए वो इस बार स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार स्टॉक पे छापेमारी कर रही है। तो मामला तो गड़बड़ है, लेकिन ये तय है उन्होंने 4-4 फर्में बना के स्टॉक कर लिया, उस पर सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 4 व्यक्ति 4 फर्म बना के 4 जगह माल खरीद रहा है, तो एक जगह एक आदमी तो नहीं खरीद रहा ना। तो स्टॉक लिमिट वाली समस्या भी हट गई और स्टॉक लिमिट भी हो गया, दोनों चीज़ें हो गई। उसी चीज़ को अगर हम नज़रअंदाज कर दें, हम ये मान के चलें कि अगर तेल मिलों के पास सरसों नहीं होंगे तो वो तेल कहाँ से लेके आएंगे, तो उसी समय हम उन्हें सरसों उपलब्ध करवाएंगे जिस समय बाजार में तेल की ज़रूरत होगी। तो वो हम तब करवा सकते हैं जब हम अपने सरसों रोकेंगे। अगर हम रोकेंगे तो भी हमें भाव मिलेंगे। आज की अगर मैं बात करूं तो बहुत सी मंडियों में आज सरसों डाउन भी रही हैं और बहुत सी मंडियों में आज तेजी भी रही हैं। रीज़न क्या है? कोई रीज़न नहीं है भाई, कोई रीज़न नहीं है इतना मंदी और डाउन होने का। यार 100 रुपये मंदी, 100 रुपये तेजी, मेरी वाली मंडी में 100 रुपये मंदी, आप वाली मंडी में 200 रुपये तेजी, ये मतलब मज़े वाली बात नहीं हुई। आवाज़ आपके चेहरे के साथ नहीं दे रही है भाई, क्या प्रॉब्लम? भाई समझ से बाहर है, सही बताऊँ, मेरी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, फ़ोन मेरा ऐसा है और समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है भाई। मैंने माइक लगा रखा है, बढ़िया बोया का माइक है, यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, बढ़िया एक्यूरेट आवाज़ आती है, इसमें कोई शक नहीं। कभी कभार धोखा हो जाता है, वो अलग बात है। बाकी नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं है बड़े भाई। पीछे आप देखो मेरे यहाँ इस साइड आपको शायद बत्ती जलती हुई दिख रही होगी, 2 हरे रंग की बत्ती जो जल रही ना, साला वाईफाई लगवा लिया खुद का ताकि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, और 200 MB पर सेकंड प्लान लिया। राजपाल जी ने वीडियो शेयर किया, धन्यवाद। नेटवर्क प्रॉब्लम भी यार नहीं हो सकती। अब मेरा ये मानना है कि मेरे मोबाइल में प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले मुझे लगा नेटवर्क प्रॉब्लम, ये वॉइस वाली प्रॉब्लम है, मैंने माइक के पैसे लगाए। फिर मेरे को लगा नेटवर्क प्रॉब्लम है, फिर मैंने वाईफाई के पैसे लगवाए। और अब मेरे को लग रही है यार मोबाइल वाली समस्या है। मोबाइल वाले के लिए चंदा मांग रहा था लेकिन चंदा हुआ नहीं, 2000 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ है। और इस बार सोच रहा हूँ बेस्ट मोबाइल नहीं, क्योंकि अभी वर्तमान समय में लेटेस्ट जो मेरे पास मॉडल है वो सैमसंग A70 है, जिसकी कीमत है तकरीबन 29,000 रुपये। तो मैं ये सोच रहा हूँ इस बार इससे थोड़ा और बेस्ट लूँ ताकि आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। तो जो साथी आर्थिक सहयोग और सपोर्ट करना चाहें वो कर सकते हैं भाई, और जो ना करना चाहे उनकी इच्छा है। लेकिन सारे साथियों से एक निवेदन रहेगा, एक कमेंट ज़रूर कर दें भाई, जय जवान जय किसान का। क्योंकि साथियों इस गर्मी सर्दी बारिश के मौसम में जो बॉर्डर पर बैठ के हमारी रक्षा कर रहे हैं, उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के कारण आज हम लोग यहाँ बैठ के लाइव कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हैं। ये चीज़ें आज़ादी हमें बोलने की उन्हीं के माध्यम से मिली है। इसलिए सारे साथियों से निवेदन रहेगा, एक जय जवान जय किसान का कमेंट कर दो। हालांकि अभी आप जितने साथी देख रहे हैं, इतने सारे साथी अगर जय जवान जय किसान का करते हैं तो आप सोचिएगा अगर हमारा कोई फौजी भाई वीडियो देख रहा है तो यार उनको लगेगा कि संदीप भाई भी बेस्ट है, और जो व्यूवर्स हैं संदीप भाई के वो भी बेस्ट हैं। जीरे का आगे जो भविष्य है वो मेरे अनुसार से सुनहरा है, वाइट है, ब्लैक नहीं हो सकता। साथियों थोड़े मंडी भाव शेयर कर लूँ, फिर अपनी चर्चा करेंगे बाकी की जो फसलें बची हैं उन फसलों के बारे में। बोलते अलग हो, वीडियो अलग चलती है भाई जी, क्या करूं भाई जी, समस्या है। लेकिन अभी मेरे पास यार इस चीज़ का समाधान नहीं, सारी चीज़ें एक साथ नहीं लेकर सकता मैं, तो समस्या है। लेकिन अब मेरी मतलब वो क्या नहीं भाई, हाथ खड़े है अभी, मेरा इलाज को नहीं मेरे खड़े तो अपने पास है जी मंडी पीलीबंगा मंडी का जो भाव है, आज गेहूँ बिकी आपकी 2,047 रुपये, बाकी किसी प्रकार की कोई फसल नहीं बिकी है। मौसम ख़राब था और उसके कारण नहीं बिकी। उसके बाद अपने पास साथियों जो मंडी भाव है, सूरतगढ़ में सरसों बिकी है 6333 रुपये। सारे साथी जय जवान जय किसान कमेंट करते हैं, मैं मंडी भाव का बात बता देता हूं आपको और उसके बाद अपने आगे की चर्चा करेंगे। आदमपुर में नरमा 12,100 रुपये, बढ़िया तेजी है भाई। गवार 5360 रुपये, सरसों 6550 रुपये। रायसे नगर में गेहूँ 1935 रुपये, सरसों 6270, गवार 5236, चना 4525। भट्टू में गवार 5005 रुपये। नौर मंडी में चना 4600 रुपये, गवार 5365 रुपये, सरसों 6600 रुपये, गेहूँ 1950, जौ 2950, मेथी 5300, तारामीरा 5100, अरंडी 7250। और उसके बाद है बीकानेर में ग्वार 5371 रुपये, नागौर में ग्वार 5275, मूंग 6450, सरसों 6250, 40 लेब की। और तारामीरा
5275, जीरा 22,000 रुपये, इसबगोल 14,000 रुपये। उसके बाद गोलूवाला मंडी में आज गेहूँ 1900 रुपये, सरसों 6,078 रुपये, खड़ बिनोड़ा 3800 रुपये 98 किलो की बर्थी में। सादुल शेयर मंडी में सरसों 6138 रुपये, जो 2600 रुपये, गेहूँ 1941 रुपये, ग्वार 5,000 रुपये। और उसके बाद है मेड़ता में मूंग 5500, चना 4450, सुबह 8376, सौंफ 10,800, जीरा 22,000 रुपये, गवार 5332, रायडा 6,702, तारामीरा 5250, इसबगोल 14,500, साड़िया 6300, नरमा 10,800 रुपये। नागौर मंडी में जीरा 21,500, ग्वार 5200, मूंग 6,000, सौंफ 10,500, इसबगोल 14,200, तिल 8300, ज्वार 2983, सरसों 6460, तारामीरा 5300, चना 4300, मेथी 5300, पीली सरसों 6530, बाजरा 2,000 रुपये और दाना 6500 रुपये। रावड़ा मंडी में सरसों 6155 रुपये। तो ये थे मंडी भाव भाई। बाकी मंडियों के अपने पास भाव नहीं है, शायद आज मौसम ख़राब होने के कारण मंडियों में बोली नहीं हुई या कोई और रीज़न रहा होगा, मेरे पास नहीं है। जितने आए मैंने आपके साथ शेयर कर दिए भाई। रोटी उस नहीं लेट्स क्या भाई, समझा नहीं आपकी बात बागेरा जी। देखो सारे साथियों से निवेदन है भाई, मेरी इंग्लिश बहुत ही कमज़ोर है क्योंकि मैं किसान हूँ, तो इंग्लिश में मेरा हाथ थोड़ा टाइट है। सारे साथी हिंदी में कमेंट कर दिया करो भाई, ताकि मैं बेहतरीन तरीके से आपका कमेंट पढ़ सकूँ भाई। मेरे पास सही आ रही है साउंड और फोटो। धन्यवाद सुभाष जी आपका बताने के लिए। तो जय जवान जय किसान जिन भाइयों ने कमेंट किया उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे पास जो भी कृषि से संबंधित, खेती बाड़ी से संबंधित जो भी मेरे पास जानकारी होती है आपके साथ शेयर कर देता हूँ भाई। तो आप वीडियो आगे शेयर करके हेल्प कर दिया करें भाई, ताकि जो साथी अपनी वीडियो देख रहे हैं खेजड़ी आंदोलन को भी कवर करो भाई। देखो खेजड़ी आंदोलन को कवर करने के लिए विकास भाई का कमेंट है, खेजड़ी आंदोलन कवर करने के लिए अगर घर बैठ के मैं करूं तो मैं कर सकता हूं। और घर बैठ के खेजड़ी आंदोलन से संबंधित भाई का कमेंट आया है, इस पर अपने कल शाम के टाइम चर्चा करेंगे। और अब मेरे विचार से संपूर्ण मानव जाति को पेड़ पौधों के लिए आंदोलन करना पड़ेगा। सिद्धू मूसेवाला ना एक पंजाबी कलाकार था जो पिछले दिनों में उसकी हत्या हो गई। उसकी माँ ने जो अंतिम उनका जो भोग पाठ था उस दिन उसने कहा था कि भाई मेरे बच्चे की याद में अगर आप उसके फ़ैन हो, उससे फ़ैन फॉलोअर्स हो, आप उसके भाई मानते हो ना, तो सारे एक पौधा लगाना है, यानी कि एक पेड़ लगाना है। अब लगा तो हम नहीं सकते क्योंकि ये तो हमारी एक पक्की बात है कि हम नहीं लगा सकते, लेकिन जो लगे हुए हैं कम से कम उन्हें तो ना कटने दें, क्योंकि जो लगे हुए हैं उनको सौर ऊर्जा लगाने के तहत सूरतगढ़ नेशनल सीड कॉर्पोरेशन सूरतगढ़ फार्म में, जो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, उसमें सेंट्रल सरकार के तहत आज से 2 साल पहले सैकड़ों पेड़ कटे थे। आंदोलन भी हुआ तो बोला जी कोई बात नहीं, इनको रोकेंगे और इनकी कटिंग करवानी शुरू कर देंगे, ऊपर से काटेंगे नहीं। अब ठीक है, जनता मामला ठंडा मीठा हो गया और धीरे धीरे वो चीज़ें 2 फीट का ऊपर से टहनिंग काटी, फिर 4 की काटी, फिर 6 की काटी। क्या सर्वे हुआ था उस दिन कि अब कितने पेड़ बचे हैं और आज कितने पेड़ बचे हैं? नहीं हुआ। उस समय हमने आंदोलन किया, यहाँ अपने क्षेत्रीय लेवल पे आंदोलन किया, क्योंकि उस समय मामला यहाँ लोकल का था। हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए और पूरी जोर कोशिश की हमने और पेड़ पौधों को बचाने के लिए, और उस समय हमने बचाए भी, एक बार हमने रोका भी। लेकिन उस समय ये मामला था कि भाई चलो ठीक है हम बंद कर देते हैं, लेकिन हमारे क्या सोलर को धूप लगने के लिए हम इसके ऊपर से छंगाई कर देते हैं। सारे साथी सहमत हो गए, बोले चलो कोई बात नहीं छंगाई। लेकिन पेड़ कितने थे, गिनती में कितने थे, वो आपने वहाँ नोट किए क्या? किसी ने क्या संस्था ने वहाँ नोट करवाए फार्म को कि भैया मैं हमें नोट करके बताओ पेड़ कितने हैं, हम आज से 2 साल बाद चेक करेंगे आपके पेड़ कितने हैं। साथियों उस समय अगर 1000 पेड़ थे तो आज वहाँ 500 पेड़ हैं, और आने वाले 2 सालों में और ख़त्म हो जाएंगे। मतलब धीरे धीरे वो जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो रही है। तो वही स्थिति वर्तमान समय में क्या है, अभी जोधपुर की साइड हो रही है भाई, वहाँ खेजड़ी के पेड़ काटे जा रहे हैं। बिश्नोई संप्रदाय ने 363 शहीद हो गए थे आज से यार हज़ारों साल पहले, सैकड़ों साल पहले सॉरी। तो उस समय अगर 363 व्यक्ति, महिला, पुरुष, बच्चे अगर पेड़ पौधों के लिए शहीद हो सकते हैं तो हमें आंदोलन करने का फर्ज तो बनता ही है यार।
हम अगर नए नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम उनकी सुरक्षा के लिए तो हमें खड़ा होना चाहिए। मेरे विचार से होना चाहिए। विकास भाई का कमेंट बहुत ही सही और सुनहरे टाइम पे आया है। भाई कणक बेच दें के भाई, बिल्कुल बेचो भाई, कणक को टाइम है। तो खेजड़ी के लिए साथियों एक बिश्नोई समाज का ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधों की ज़रूरत एक बिश्नोई समाज को नहीं है, सर्व समाज को ज़रूरत है। जो इस धरती पे जो जीव है वो सभी जीवों की इसकी ज़रूरतें हैं। मानता हूँ कि सोलर की भी ज़रूरत है, क्योंकि लाइट नहीं आ रही है, तो लाइट का दूसरा ऑप्शन सोलर है। भैया सोलर हमारे घरों पे लगाओ, हमारे छत पे लगाओ यार। आप वहाँ ज़मीन देखो, जहाँ वर्तमान समय में सोलर लग रही है ना, अभी जहाँ वर्तमान समय में सोलर लग रही है वो ज़मीन सरकार की नहीं है, वो ज़मीन सरकार की नहीं है। आप ये मान के चलो उन्होंने वो ज़मीन ली है लीज पे। तो यार हमारे छत ले लो ना, अब आप हमारा मकान ले लो लीज पे, हमारा छत लो ना, मकान पे लीज पे लो, आप हमारी छत पे लगाओ, कौन मना कर रहा है आपको। आप हमें किराया दो, कर किराए के तौर पे हमें कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे घरेलू में जितनी बिजली की आवश्यकता आप उतनी हमें बिजली दे दो, बाकी जितनी आप बना सकते हो बना के लो, हमें कहाँ आपत्ति है। क्यों बिना मतलब यार धरती का वेस्ट कर रहे हो आप, क्यों वो पेड़ पौधे काट रहे हो। मेरे भाई घर की छत पड़ी, आ जाओ लगाओ। और इस तरह से सैकड़ों लोग तैयार हो जाएंगे अपने घरों की छत देने के लिए कि भैया ये हमारी छत पड़ी है, आप इस पे लगाओ, आपको जितनी जरूरत है आप उतनी ले जाओ और हमें जितनी जरूरत है उतनी हमें दे दो, बस ये हमें आप किराया दे दो। आप भाई जब भूमि का वो लीज दे रहे हैं ना, किराया दे रहे हैं, तो अपने छत का देने में कहाँ परेशानी हो रही है। तो एक ऑप्शन भी उनके पास है। वीडियो पसंद आई तो शेयर ज़रूर कर दें भाई। बाकी अपने चर्चा करेंगे कल सुबह, नहा धो के आराम से तैयार होके खेजड़ी आंदोलन से संबंधित भी चर्चा करेंगे। वर्तमान समय में जो टॉपिक चल रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, इसलिए इस वीडियो को इजाज़त चाहूँगा आपसे और वीडियो को एंड करता हूँ। सारे साथियों का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन साथियों ने वीडियो शेयर की है, कमेंट किया है, लाइक किया है, दिल की गहराइयों से आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूँ साथियों। और वीडियो में किसी भी प्रकार की गलती सलती हो जाएगा तो भाई इशारा माफ़ कर दिया करो भाई। धीरे धीरे रहना, धीरे धीरे सब कुछ होए। माड़ी सिंचे ऋतु आय फल होए, बिल्कुल भाई हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे कहाँ हो रहा है। पेड़ कट रहे हैं, नुकसान हो रहा है। आने वाले समय में साथियों इस कदर टेम्परेचर गिर रहा है हमारा, इस कदर राजस्थान में वेव हीट आ रही है कि गेहूँ की फसल हमारी चौपट हो गई और अगले साल वेव हीट इससे ज़्यादा आएगी। तो सोचो अगले साल हमारी फसलें कैसी होंगी। पेड़ पौधे हमारे जीवन के एक मुख्य अंग है, मुख्य हिस्सा है, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और इनके बचाने के लिए साथियों जो साथी जोधपुर के आसपास के हैं वो उस आंदोलन में ज़रूर शामिल हों। हालांकि वहाँ बिश्नोई समाज द्वारा एक कथा का आयोजन करना शुरू कर दिया है कि जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो पूरे दिन कथा सुने, कथा का वाचन करें, जिसमें बिश्नोई समाज से संबंधित आपको जानकारी दी जाएगी, पेड़ पौधों से संबंधित, जीव रक्षा से संबंधित आपको जानकारियाँ दी जाएंगी साथियों। तो मेरे विचार से जो जोधपुर साइड के जो भी साथी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो वहाँ ज़रूर जाएं और गाड़ी के लिए संपर्क करें भाई। बोलेरो गाड़ी है भाई के पास, रिस्क की जाट करना है, जाट रिस्क की है, थोड़ा निगाह रखियो। तो सारे साथी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें भाई, और उस क्षेत्र के जो भी साथी हैं वो वहाँ चर्चा में ज़रूर शामिल हो। धन्यवाद साथियों।